हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीच बीच में हम कुछ पॉलिटी के अच्छे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए छोटे छोटे वीडियो लेकर आपके बीच आ रहे हैं। और क्योंकि पूरी पॉलिटी को विस्तार से पढ़ने का अवसर तो आपको मिलता ही रहता है, यूट्यूब पर हम लोग पढ़ाते रहते हैं। कई बार फाउंडेशन बैच में हम लोग जब पढ़ाते रहते हैं कुछ गहरे गहरे कॉन्सेप्ट आते हैं जो हम लोगों को लगता है कि ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं, गहरे कॉन्सेप्ट हैं, इससे पॉलिटी पढ़ने वाले और सिविल सेवा की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी को परिचित होना चाहिए इस गहरे कॉन्सेप्ट से। कई बार आपको पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता, आप किसी बैच के साथ नहीं जुड़ पाते, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो गहरे कॉन्सेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम आपको यूट्यूब के माध्यम से बताते रहते हैं। ऐसे हमने 3-4 वीडियो आपको दिए भी हैं। आज का सेशन जो है वो निर्भर इस बात पर है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर, कई बार हमसे कहा जाता है कि अनुच्छेद 368 के तहत अगर संसद कोई विधि बनाती है वह 13 क्लॉज 2 के तहत विधि नहीं मानी जाएगी। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 क्लॉज 4 में लिखा गया है। तो क्या वास्तव में अनुच्छेद 368 के तहत बनाई गई विधि को 13 क्लॉज 2 के तहत विधि नहीं माना जाता? न्यायालय ऐसी विधियों को रद्द नहीं कर सकती, वो भले ही मौलिक अधिकारों का हनन करे। क्या है इसका विवाद? अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 368 क्या कहता है, 13 क्लॉज 2 में विधि क्या होती है, 368 के तहत इसका विवाद क्या है? तो पूरा 368 और 13 के विवाद को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इस पूरी कहानी को, इस पूरे डिटेल को आज हम लोग समझेंगे। और शुरुआत से इसका विवाद कब से छिड़ा, शंकरी प्रसाद केस से लेकर हम आपको 24वां संविधान संशोधन तक और केशव रत्न भारती केस तक क्या निर्णय आया और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसको आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे। तो लगभग आधे घंटे का वीडियो होगा और ऐसे गहरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो और अच्छा रहेगा, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट भी कर पाएँ। क्योंकि जब गहरे कॉन्सेप्ट होते हैं तो उसके लिए कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कंसंट्रेशन के साथ पूरा क्लास देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अनुच्छेद 13 और 368 के विवाद को समझना। अनुच्छेद 13 व 368 का विवाद क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? इस विवाद को दो जगह हम पढ़ेंगे। जब हम संसद में मौलिक अधिकारों के जब संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति को बताएंगे, वहां विस्तार पूर्वक देखेंगे। और अनुच्छेद 13 और 368 के विवाद में हम इसको संक्षिप्त में बताएंगे। वो मिल जाएगी। 16 तो पढ़िए पहले, परिधि रानी। जो क्लासेस चल रही हैं वो बुक आ गई, पहले वही पढ़ना है। 21 तो एक साथ पढ़ना नहीं होगा, तो जितनी आ गई हो पढ़िएगा, बाकी मैसेज डाल दीजिएगा, आगे भी मिल जाएगी। श्वेता, तो आपने अलग अलग बैचेस में क्लासेस लिया है क्या? कई बैचेस में है क्या? क्योंकि अर्जुन 4.0 में 14 घंटे की क्लास तो नहीं चल रही श्वेता, या तो अलग अलग बैचेस में आपने क्लास लिया होगा। तो आप पूरी क्लासेस मत करिए। क्लास मैक्सिमम 4 घंटे या 5 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं की जाती है। तो कुछ लाइव करिए, कुछ रिकॉर्डेड करिए, इस तरह का आपको अपना कॉम्बिनेशन बनाना होगा। 14 घंटे क्लास कौन कर पाएगा? 14 घंटे आदमी पढ़ ही नहीं सकता। पढ़ेगा भी तो फॉर्मेलिटी करेगा, दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं। कौन कौन सी बैचेस आपने ज्वाइन कर लिए श्वेता कि आपको 14 घंटे क्लास चल रही है आपकी? अर्जुन में तो 4 या 5 घंटे मैक्सिमम क्लास रहती, 5 घंटे ज़्यादा कभी क्लास नहीं रहती। तो उसको मत करिए, एक साथ 14 घंटे क्लास नहीं की जाती। आपने आरओ भी ले लिया, आंसर राइटिंग भी ले लीजिए, अर्जुन भी ले लीजिए, एमसीक्यूज भी ले लीजिए, तो सब थोड़ी ना कर सकती क्लास। तो आपको एनसीईआरटी अभी मत करिए, अभी एक समय एक ही क्लास करिए। अभी ये कर रहे हैं, फिर बाद में एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम करीब होगा, आरओ का रिविजन कर लीजिएगा। और इसको पढ़ेगी तो आरओ तो आधा वजह से आपका तैयार हो जाएगा, 90%। तो ज़्यादा बैचेस ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं सब क्लासेस एक साथ करनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 13 व 368 का विवाद, वर्तमान स्थिति क्या है, इसको समझाते हैं। देखिए, शुरुआती चरण से ही
शुरुआती चरण से ही यह विवाद उत्पन्न होने लगा, यह विवाद उत्पन्न होने लगा कि अनुच्छेद 13 और 368 का विवाद क्या था। सबसे पहला विवाद जो उठता है 368 और 13 का, वह उठता है शंकरी प्रसाद केस में। शंकरी प्रसाद केस में, और शंकरी प्रसाद केस आया था 1951 में। इस केस में पहली बार न्यायालय से यह प्रश्न पूछा गया, न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया। किस मुद्दे पर? क्या अनुच्छेद 368 के तहत कोई संवैधानिक विधि बनाई जाती है? क्या कोई संवैधानिक विधि बनाई जाती है? ध्यान से समझिएगा, संवैधानिक विधि बनाई जाती है तो क्या उसका संबंध, क्या उसका संबंध अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 से होगा? यह पहला विवाद आया। विवाद को समझिए पहले। शंकरी प्रसाद केस में पहला विवाद यह आया कि यदि अनुच्छेद 368 के तहत संसद कोई संवैधानिक विधि बनाती है, संविधान संशोधन विधि बनाती है, क्या उस विधि को भी अनुच्छेद 313 क्लॉज 2 के तहत विधि माना जाए? क्यों? 13 क्लॉज 2 में क्या कहा गया है? 13 क्लॉज 2 में कहा गया है, 13 क्लॉज 2 में कहा गया है, यदि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और वह कानून हमारे मूल अधिकारों से असंगत होगा तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर देगी। तो संसद ने कानून बनाए, तो कानून जब बनाए तो कई सारे कानूनों को रद्द किया गया। और कानून दो तरीके से बनते हैं, ये जानना जरूरी है। अगर आप ये बात नहीं समझ पाएंगे कानून बनता कितने तरीके से, तब आप यहां फंस जाएंगे। कानून दो तरीके से बनते हैं। कानून को हम बोलचाल की भाषा में इसी को विधि बोलते हैं, इसी को लॉ कहते हैं, और जब ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती है इसी को एक्ट या अधिनियम बोल देते हैं। तो कानून बनाने के दो तरीके पहले ये समझ लीजिए। एक साधारण विधि द्वारा कानून बनता है और एक संवैधानिक संशोधन विधि द्वारा कानून बनता है। एक संवैधानिक संशोधन द्वारा विधि बनती है। साधारण विधि द्वारा जो कानून बनता है उसके तहत एक प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव को दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाता है। पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होता है, तब यह साधारण प्रक्रिया के माध्यम से कोई कानून संपन्न होता है। लेकिन एक कानून 368 की प्रक्रिया से भी बनता है कि संसद संविधान में संशोधन के माध्यम से भी कोई लॉ बना सकती है। इसलिए कहा जाता है कानून निम्नलिखित दो प्रकार से होते हैं, एक साधारण प्रक्रिया द्वारा, एक साधारण विधि द्वारा बनाया गया कानून, एक संवैधानिक संशोधन विधि द्वारा बनाया गया कानून। तो जो साधारण विधि के द्वारा कानून बनाया जाता था उसको भी इस आधार पर रद्द कर दिया जाता था कि अगर वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। लेकिन जब कभी भी 368 की प्रक्रिया के तहत कोई परिवर्तन करके कोई कानून बनता था, कोई विधि बनता था, तो शुरुआती चरण में उसे भी न्यायालय चुनौती देता था, उसे भी न्यायालय में चुनौती दी जाती थी, उसे भी न्यायालय रद्द कर सकता है या नहीं। संसद ये बात जानना चाहती थी क्योंकि अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में लिखा गया था कि सदन द्वारा या संसद द्वारा या विधायिका द्वारा बनाया गया ऐसा कोई कानून जो हमारे मौलिक अधिकारों से विरुद्ध होगा, विपरीत होगा, असंगत होगा, हम ऐसे किसी कानून को रद्द कर देंगे। तो संसद ने स्वयं यह जानना चाहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह स्पष्ट कर दीजिए कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में जो बात लिखी गई है उसका संबंध केवल साधारण विधि
के तहत बनाए गए कानून से है या उसका संबंध 368 के माध्यम से संवैधानिक संशोधन द्वारा बनाया गया विधि भी मानी जाएगी। ये बात कौन स्पष्ट करेगा? हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? न्यायपालिका है। तो माननीय सर्व न्यायपालिका से ये सवाल पूछा गया शंकरी प्रसाद केस में, और शंकरी प्रसाद केस में देखिए क्या निर्णय आता है। शंकरी प्रसाद केस में न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, इस निर्णय को ध्यान से समझिएगा। शंकरी प्रसाद केस में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि देखो भैया कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 का जो संबंध है, अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 का जो संबंध है उसका संबंध केवल साधारण विधि से है। उसका संबंध जो है उसका संबंध केवल साधारण विधि से है। अगर संवैधानिक संशोधन के द्वारा कोई विधि बनाई जाती है, अगर संवैधानिक संशोधन द्वारा, अगर संवैधानिक संशोधन द्वारा कोई विधि बनाई जाती है तो वह विधि, संवैधानिक संशोधन द्वारा कोई विधि बनाई जाती है तो वह विधि 13 क्लॉज 2 के तहत नहीं आएगी। इसका मतलब यह हुआ अगर साधारण विधियों के माध्यम से कोई कानून मौलिक अधिकारों के विपरीत होगा या मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करेगा तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर देगी। लेकिन 368 की प्रक्रिया के तहत अगर संवैधानिक संशोधन विधि द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, उसके माध्यम से फंडामेंटल राइट्स में कोई परिवर्तन होता है तो न्यायालय उसको रद्द नहीं करेगी, क्योंकि उसका संबंध वह 13 क्लॉज 2 के अधीन नहीं माना जाएगा। तो संसद को खुशी हुई, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है। चलो हमको एक राहत तो मिल गई कि हम साधारण विधि से तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन तो नहीं कर सकते, हम साधारण विधि के माध्यम से मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून तो नहीं बना सकते, लेकिन हम 368 के माध्यम से कोई विधि बना सकते हैं, वो न्यायालय से बचा रहेगा। वो इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि वह मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। ये 13 क्लॉज 2 के तहत कानून के अंतर्गत नहीं आएगा। यह मामला 15 साल तक चलता रहा। साधारण विधियों से जो कानून बनाया जाता था न्यायालय उसे रद्द करती रही, न्यायालय उसका परीक्षण करती रही। लेकिन 368 की प्रक्रिया के तहत जो कानून बनाया जाता था उसके माध्यम से न्यायालय में जो परिवर्तन किया, मूल अधिकार में जो परिवर्तन होता था, न्यायालय उसका परीक्षण नहीं करती थी, न्यायालय उसको रद्द नहीं करती थी, क्योंकि न्यायालय ने स्वयं शंकरी प्रसाद में केस में कह दिया कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के तहत केवल साधारण विधि के माध्यम से जो कानून बनाया जाएगा वही इसके अधीन आएगा। संविधान संशोधन के माध्यम से जो विधि बनाई जाएगी वो इसके अधीन नहीं आएगा। फिर आगे चल करके 1965 में एक और केस आता है जिसको बोला जाता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान का मामला, जिसको बोला जाता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान का मामला, और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के मामले में एक बार फिर से शंकरी प्रसाद केस पर विचार किया गया। एक बार फिर से शंकरी प्रसाद केस पर विचार किया गया कि शंकरी प्रसाद केस में 1951 में जो न्यायालय ने निर्णय दिया था, क्या वो निर्णय सही है या नहीं सही है? तो एक बार 1965 में सज्जन सिंह केस में न्यायपालिका ने पुनः से शंकरी प्रसाद केस में दिया गया निर्णय को वैध बताया और कहा बिल्कुल ठीक है, हम कोई परिवर्तन नहीं कहना चाहेंगे। जो बात हम शंकरी प्रसाद केस में कह रहे थे वही हम सज्जन सिंह केस में भी कह रहे हैं, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत बनाई गई विधि 13 क्लॉज 2 के तहत विधि नहीं मानी जाएगी। उसका संबंध केवल सामान्य विधियों से है, संवैधानिक संशोधन विधियों से नहीं है। संसद को और ताकत मिल गई। शायद इसी और ताकत के कारण संसद ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। विधायिका ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना चाहा, केंद्र सरकार ने शायद अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना चाहा, और इसीलिए अगले 2 वर्ष में भारत में कहानी बदल गई। अगले 2 वर्षों में कहानी बदल गई। 1967 में एक और केस आया जिसका नाम है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला, जिसका नाम है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला।
पंजाब राज्य का मामला, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायपालिका ने क्या किया? न्यायपालिका ने शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में दिए गए निर्णय को पलट दिया। सज्जन सिंह केस में दिए गए निर्णय को पलट दिया। सज्जन सिंह केस में दिए गए निर्णय को पलट दिया और अपनी धारणा बदल दी। अब बहुत सारे विद्यार्थी जो बिगिनर होते हैं, जिनका बेस कमजोर होता है, वो हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या न्यायालय दर बदलू है? क्या न्यायालय अपनी बात पे पलट जाती है? न्यायालय से अच्छे तो हम ही है सर। एक बार जो जुबान दे दिया तो जुबान दे दिया, एक बार जो कह दिया तो कह दिया। हम ही अपनी जबान पे नहीं पलटते। न्यायालय पलट जाती है क्या बार बार? बिल्कुल पलटती है। न्यायालय की यही शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है। न्यायालय के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है और न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को समीक्षा कर सकती है। और यदि उसे लगता है कि हमारी व्याख्या अनुचित थी, हमारी व्याख्या ठीक नहीं थी, उसमें कोई कमी और खामी नजर आती है, तो न्यायपालिका के पास ये पावर है कि अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को पलटकर नया निर्णय सुना सकती है। और न्यायालय की ये शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है। न्यायालय की ये पावर जुडिशियल रिव्यू की पावर कहलाती है। और ये बुरा नहीं है, ये दरबदलूपन नहीं कहलाएगा, ये नवाचार कहलाता है, ये गतिशीलता कहलाता है, ये जीवंतता कहलाता है, ये विकसित कहलाता है, ये परिवर्तनशीलता कहलाता है, ये लचीलापन कहलाता है। यही आप में भी होना चाहिए। जुबान इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट इस लिहाज से अच्छा होता है कि आपने किसी से कहा कि कल तुम्हें 5,000 रुपए की ज़रूरत है, परेशान मत होना, आप जाओ अपना काम करो, मैं आपको कल 5,000 रुपये दूंगा। वहाँ कमिटमेंट पूरा करो। किसी को आपने जुबान दी, किसी से आपने वादा किया, किसी से आपने कमिटमेंट किया, एट एनी हाउ कल उसको 5,000 की व्यवस्था कराओ। अब कल ये मत कहो अरे यार हमने मौसा के यहाँ शादी पड़ गई, हमने तो शॉपिंग कर ली यार, किसी और से व्यवस्था कर लो। बहुत मार खाओगे ऐसा काम करोगे तो। ये गलत धारणा नहीं होती है। ये हमारे अंदर दरबदलूपन नहीं होना चाहिए। ये हमारा गंदा मूल्य है, ये हमारे खराब संस्कार है कि अगर इस तरीके से हम अपनी बातों में पलट जाएं तब तो हम तमाचे खाने वाला काम करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में कोई धारणा दे, कोई विचार रखे, कोई व्याख्या दे और भविष्य में उसको लगता है और अध्ययन के पश्चात कि हमारे पूर्व में दी गई व्याख्या, हमारे पूर्व में दिया गया विचार, हमारे पूर्व में दी गई धारणा अनुचित थी, उसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, हमने और अध्ययन किया है और अध्ययन के बाद मुझे यह महसूस हो रहा है कि इसमें कुछ बदलाव किया जाना चाहिए, लेकिन आप इस आधार पर बदलाव नहीं कर पा रहे। ना ना ना, हम तो जुबान के बहुत पक्के आदमी हैं, हम दर बदलू नहीं हैं, हमने जो एक बार कह दिया तो कह दिया। तो आपकी ये अदा रूढ़िवादिता कहलाएगी, आपकी ये अदा अक्खड़पना कहलाएगा, आपकी ये अदा स्थिरता वाला व्यक्ति कहलाएगी। और कोई स्थिर व्यक्ति, कोई जड़ व्यक्ति, कोई रूढ़ी व्यक्ति समाज के लिए बेहतर नहीं है, कोई पद बेहतर नहीं है, कोई संस्था बेहतर नहीं है। इसलिए व्यक्ति को भी लचीलापन होना चाहिए, व्यक्ति में भी लचीलापन होना चाहिए, व्यक्ति में भी परिवर्तनशीलता होनी चाहिए, व्यक्ति में भी जीवंतता होनी चाहिए और न्यायालय में भी परिवर्तनीयता होनी चाहिए, परिवर्तनशीलता होनी चाहिए, न्यायालय में भी जीवंतता होनी चाहिए। और ये अदा एक सकारात्मक अदा है, ये बुरी अदा नहीं है। तो इसलिए आज के बाद ये मत सोचिएगा कि न्यायालय दर बदलू है। न्यायालय के पास ये पावर है कि अपने पूर्व में दिए गए निर्णय की वह समीक्षा कर सकती है और समीक्षा करके उस निर्णय को वह बदल भी सकती है और समीक्षा करके उस निर्णय को बदल सकती है। और आगे चल के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में यही हुआ कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस को
का विचार किया गया और न्यायालय ने अपने निर्णय बदल दिया कि हमने पूर्व में जो निर्णय सुनाया था, जो फैसला सुनाया था, उस फैसला ठीक नहीं है, अब हम नया निर्णय सुनाएंगे, अब हम नया विचार देंगे। और नया निर्णय क्या सुनाया गया? नया निर्णय क्या सुनाया गया? ध्यान से सुनिएगा। गोलकनाथ केस में क्या निर्णय आया, यहीं से प्रश्न बनता है। कल यहीं से एक प्रश्न मैंने कराया था MCQ 3.0 में। अर्जुन बैच के बहुत सारे विद्यार्थी उस बैच में हैं। कल मैंने 12 से 1 वाली कक्षा में आपको बताया था, यही सवाल वहां पर आया था। गोलकनाथ केस में न्यायपालिका ने कहा अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 का कोई अपवाद नहीं है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 का कोई अपवाद नहीं है। अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 का संबंध दोनों प्रकार की विधियों से है। अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 का संबंध दोनों प्रकार की विधियों से है। सवाल उठता है कौन दोनों प्रकार की सर? अरे जो कुछ देर पहले मैंने बताया था, चाहे साधारण विधि से बनाई गई विधि हो, चाहे साधारण विधि से बनाई गई विधि हो, चाहे 368 के तहत बनाई गई विधि हो, दोनों 13 क्लॉज 2 के तहत विधि मानी जाएंगी। 13 क्लॉज 2 का अपवाद कुछ भी नहीं होगा। 13 क्लॉज 2 के अधीन दोनों आएंगे। 13 क्लॉज 2 के अधीन दोनों आएंगे। सामान्य विधि भी आएगी और संविधान संशोधन विधि भी आएगी। 13 क्लॉज 2 का कोई अपवाद नहीं है। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह निकला कि अब 1967 में गोलकनाथ केस में संसद के द्वारा जो 368 की प्रक्रिया के तहत फंडामेंटल राइट में परिवर्तन करने की शक्ति थी, वह समाप्त हो गई। परिवर्तन करने की शक्ति थी, वह क्या हो गई? वह अब समाप्त हो गई। किसी भी तरीके से मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कोई भी कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं बन सकता, चाहे वह साधारण प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाए, चाहे वह 368 की प्रक्रिया के तहत बनाया जाए। यह बात कौन कह रहा है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। किस केस में कह रहा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में कह रहा है। कब कह रहा है? 1967 में कह रहा था। कितने जजों की बेंच बैठी थी? 11 जजों की बेंच बैठी थी। कौन था उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? सुब्बा राव थे उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अतः 1967 में गोलकनाथ केस में संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति समाप्त हो गई। अभी आगे बहुत विस्तार से हम लोग सीखेंगे, जब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे इसका, वहां भी इसकी चर्चा मैं फिर से करूंगा। जब ऐसा हुआ तो संसद खुश होगी या संसद को यह निर्णय अपने प्रतिकूल लगेगा? केंद्र सरकार खुश होगी या यह निर्णय अपने प्रतिकूल लगेगा, अपने विपरीत लगेगा? यह निर्णय अपने विपरीत लगेगा। अनुकूल मतलब बेहतर होना, प्रतिकूल मतलब बुरा होना। क्योंकि न्यायालय को ये, संसद को यह लगने लगा, केंद्र सरकार को यह लगने लगा कि अब तो हमारा सारा हाथ ही बंद हो गया, अब तो हम मौलिक अधिकारों की तरफ किसी भी सूरत में नजर उठा के नहीं देख सकते, क्योंकि न्यायपालिका ने कह दिया कि 13 क्लॉज 2 का संबंध दोनों प्रकार की विधियों से है, इसका कोई अपवाद नहीं है। चाहे वह साधारण विधि से बनाया गया कानून हो, चाहे संवैधानिक विधि से बनाया गया कानून हो, चाहे 368 की प्रक्रिया से बनाया गया कानून हो, कोई भी इसका अपवाद नहीं होगा। यानी कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध अब संसद कोई भी कार्य नहीं कर पाएगी और इसी प्रकार से संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी सीमित यानी समाप्त हो गई। केंद्र सरकार ने सोचा कुछ करना पड़ेगा, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। और इसी गोलकनाथ केस की वैधता को समाप्त करने के लिए और इसी गोलकनाथ केस में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद ने एक संशोधन किया। संसद ने एक संशोधन किया। उस संशोधन का नाम क्या है? जो कल आपने 13 क्लॉज 4 में लिखा था, जिसका नाम है 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 1971। क्या नाम है? 24वां संविधान संशोधन 1971। और 24वां संविधान संशोधन 1971 में करके अनुच्छेद 13 में एक नया खंड जोड़ दिया गया, 13 क्लॉज 4। और 13 क्लॉज 4 में क्या लिखा गया? जो मैंने कल लिखा था। क्या लिखा था मैंने? 13 क्लॉज 4 में लिख दिया गया कि 368 के तहत बनाई गई विधि, 368 के तहत बनाई गई विधि 13 क्लॉज 2 के तहत विधि नहीं मानी जाएगी। 13 क्लॉज 2 के अधीन, 13 क्लॉज 2 के अधीन ये विधि नहीं मानी जाएगी। और इस प्रकार से 24वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से संसद ने पुनः 368 के तहत
मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त कर ली। अब कोई भी संशोधन अगर किया जाएगा तो क्या न्यायालय को ये शक्ति है कि उसकी वैधता की जांच करे, वह इस पर विचार करे क्या संवैधानिक है या नहीं? तो न्यायालय के पास तो ये शक्ति है ही। हालांकि ये परिवर्तन कर दिया, ये परिवर्तन करके गोलकनाथ केस के निर्णय को समाप्त कर दिया। लड़ाई चल रही है संसद और न्यायपालिका में। इसी के बाद 2 वर्षों के बाद 71 में ये संशोधन हो रहा है और 73 में एक बहुत बड़ा मामला आता है जिसे हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला कहते हैं, जिसे हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर ये समाप्त हो जाएगा। केशवानंद में इसको हम रोक देंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला, केरल राज्य का मामला। इसमें सबसे बड़ी बेंच बैठती है, 13 जजों की बेंच बैठती है। एमएस सीकरी उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और यह केस आता है 1973 में। इसमें बहुत सारे निर्णय सुनाए गए। उन निर्णयों में एक निर्णय यह भी था, क्योंकि इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 24वां संविधान संशोधन 1971 को चुनौती दी गई। 24वां संविधान संशोधन 1971 को क्या दिया गया? चुनौती दी गई। जब हम बोलते हैं चुनौती दी गई, बहुत सारे विद्यार्थी हमसे पूछते हैं ऑफलाइन में, सर चुनौती दी गई बार बार आप बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? अरे चुनौती देने का मतलब वो चैलेंज किया गया, इसकी वैधता की जांच की गई कि 24वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से जो भी प्रावधान संसद द्वारा किया गया वह संवैधानिक है या नहीं, वह वैध है या नहीं, इसकी जांच की गई। और जांच करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे क्या बता दिया? वैध बता दिया। वैध का मतलब वैलिड बता दिया। वैलिड का मतलब इसके लिए हरी झंडी दे दी, इसके लिए हरी झंडी दे दी कि जाओ भैया। 24वां संविधान संशोधन बिल्कुल ठीक है। 13 क्लास 4 में संसद ने जो बात लिखी है वो एकदम स्पष्ट है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारी तरफ से भी इसको स्वीकृति है, यानी कि 368 के तहत बनाई गई विधि 13 क्लास 2 के तहत विधि नहीं मानी जाएगी, जिसका अर्थ यह हुआ 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन इसी केस में न्यायपालिका ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत पारित किया। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत पारित किया। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत पारित किया। और आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या कहता है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, लेकिन नया संविधान नहीं लिख सकती। लेकिन नया संविधान नहीं लिख सकती, जिसका मतलब क्या हुआ कि वह किसी भी हिस्से को संशोधित तो कर सकती है, लेकिन ऊपरी तौर पर संशोधन करेगी, ऊपरी तौर पर संशोधन करेगी, लेकिन उसकी बुनियाद में परिवर्तन नहीं कर सकती। उसकी बुनियाद में परिवर्तन नहीं कर सकती। बुनियाद में परिवर्तन न करने से तात्पर्य क्या हुआ? उसके मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह निकला कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 के तहत बनाई गई विधि 13 क्लास 2 के तहत विधि नहीं मानी जाएगी, न्यायालय उसका परीक्षण नहीं करेगी। लेकिन इस आधार पर न्यायालय उसका परीक्षण कर सकती है कि क्या उसने संविधान के मूल ढांचे को तो प्रभावित नहीं किया, क्या उसने संविधान के सार तत्व को प्रभावित तो नहीं किया। ओहो, इसका मतलब है कि 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। किस सीमा तक? उस सीमा तक जिस सीमा तक वह मौलिक ढांचे को नुकसान न पहुंचाए। मौलिक ढांचे को बचाते हुए 368 के तहत आप संशोधन कर सकते हैं, हम उसको नहीं छेड़ेंगे, हम उसको नहीं रद्द करेंगे। जाइए, मैंने आपको ये स्वीकृति दे दी। ये रहा अनुच्छेद 13 और 368 का विवाद। आज वर्तमान स्थिति यह है कि अनुच्छेद 368 के तहत बनाई गई विधि 13 क्लास 2 के तहत विधि नहीं मानी जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर संसद द्वारा 368 के तहत कोई संवैधानिक संशोधन विधि बनाई जाती है तो उस विधि को 13 क्लास 2 के तहत विधि नहीं माना जाएगा, न्यायालय उसको नहीं रद्द कर सकती है। लेकिन
अगर 368 के तहत बनाई गई कोई विधि हमारे मौलिक ढांचे को आघात पहुंचाएगी, हमारे संविधान के सार तत्व को प्रभावित करेगी, तब तो न्यायालय ऐसे 368 के तहत बनाई गई विधि को भी रद्द कर सकती है। लेकिन मौलिक ढांचे को बचाकर अगर कोई विधि बनाएगी तो न्यायालय उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगी। दिस इज द डिस्प्यूट ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 368। ये मेंस में सवाल पूछा जाएगा। अनुच्छेद 13 और 368 को विवाद को स्पष्ट करते हुए महत्वपूर्ण वादों की चर्चा करें और वर्तमान स्थिति को बताएं। तब आपको ये पूरी कहानी यहाँ से समझानी होगी कि 13 और 368 का विवाद कहाँ से शुरू हुआ है, कौन कौन से केस में न्यायालय ने क्या फैसला सुनाया और आज वर्तमान स्थिति क्या है। क्या 368 के तहत बनाई गई विधि 13 क्लॉज 2 के तहत विधि मानी जाएगी या नहीं, क्या 368 के तहत मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं, और मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जाएगा तो किस सीमा तक किया जाएगा। अब कमेंट करके बताइए समझ में आ गया या नहीं। ठीक है भाई, तो आप लोग कमेंट करिएगा भी यूट्यूब पर और बताइएगा भी कि अनुच्छेद 13 और 368 का पूरा विवाद समझ में आ गया। शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, 24वां संविधान संशोधन और केशवानंद भारती केस का निर्णय और वर्तमान स्थिति और 13 और 368 के संबंध को अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और ध्यान रखिएगा अभी आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के बैच में अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। 21 तारीख तक ये छूट है, क्योंकि 19 तारीख को जो बैच स्टार्ट होने वाला था उसी के लिए ये ऑफर प्रारंभ किया गया था। हालांकि वो बैच स्टार्ट नहीं हो पाया, महाकुंभ की वजह से उस बैच को पोस्टपोन कर दिया गया। 3 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो छूट आपको अभी भी मिल रही है 21 फरवरी तक। तो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी जो भी विद्यार्थी करना चाह रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड कोर्स आपको महज 3100 रुपये में प्राप्त हो जाएगा और प्राइम कोर्स आपको 4600 रुपये में प्राप्त होगा, जिसमें कंप्लीट थ्योरी के माध्यम से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, यूपी स्पेशल कंप्लीट आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी इसमें कराई जा रही है। और ये टारगेटेड बैच है यूपीपीसीएस प्रीलिम 2025 के लिए। और नोटिफिकेशन भी आ गया है, फॉर्म भरने की डेट भी आ गई। आज से आप लोगों ने फॉर्म भरना स्टार्ट भी कर दिया होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से फॉर्म भरिए और कमर कस लीजिए और उत्कर्ष के साथ जुड़कर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी भी करिए। ठीक है, तो इसका लाभ जरूर उठाइए, क्योंकि ये ऑफर केवल आपका 21 फरवरी तक है और निस्संदेह रूप से सभी शिक्षक इसमें बहुत विस्तार पूर्वक पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी अवधारणा के साथ पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे भी, नोट्स भी बनाएंगे और इसके माध्यम से आप तैयारी भी करेंगे। धन्यवाद।